हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे अपनी पोस्ट क्वालिफिकेशन जर्नी शेयर करनी थी आप सबके साथ, और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था ये कि कैसे रहे मेरे क्वालिफिकेशन के बाद का 1 साल। और अभी तो वैसे 13 मंथ्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज मेरा 10 जनवरी को रिज़ल्ट आया था 2023 में, और अभी 10 फेब आने वाली है। तो 13 मंथ्स में मेरी पोस्ट क्वालिफिकेशन की जर्नी कैसी रही, एंड क्योंकि अभी बहुत सारे और भी नए सीएस बन रहे हैं, सो आई थिंक दैट इट माइट हेल्प टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो आई विल शेयर अबाउट इट। तो 10 जैन को मेरा जब रिज़ल्ट आया था, उस टाइम पे मैं EY GDS में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट काम कर रही थी, बिकॉज मैंने GDS दिसंबर में ही ज्वाइन कर लिया था रिज़ल्ट आने से पहले। नवंबर में हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, और अक्टूबर में मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था GDS के लिए, सितंबर अक्टूबर में। एंड मुझे अक्टूबर में ही पता चल गया था दैट वी आर हायर्ड, और हमें 3-4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए हायर किया गया था। तो नवंबर के एग्ज़ाम्स होने के बाद दिसंबर से हमारी ज्वाइनिंग थी, और जब रिज़ल्ट आया था उस टाइम मैं GDS में ही काम कर रही थी। और आई स्टार्टेड कि जॉब सर्च वगैरह मैं स्टार्ट कर लूँ, बट मेरे घर में ही वेडिंग होने वाली थी जैन में ही, अगले 10-12 दिन में। तो हम लोग बहुत बिजी थे उसकी प्रिपरेशन में, तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाई जॉब सर्च वगैरह में, बिकॉज उसी की शॉपिंग एंड उसी की प्रिपरेशन में लगे रहे थे। वो सारे इवेंट्स और फंक्शंस थे, वो ख़त्म हुए थे अराउंड 28 जैन को। तो तब तक तो मैं बहुत बिजी थी, और मैंने इतना कुछ जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया था। बस कुछ अगर लिंक्डइन पे सामने आ गया तो मेल भेज दिया या अप्लाई कर दिया। अदर देन दैट आई वाज नॉट एक्टिवली सर्चिंग फॉर लाइक जॉब्स आता था। सो जो प्रॉपर मैंने जॉब सर्च थी वो उसके बाद फेब में जाके स्टार्ट करी। और फेब में जो ICI की कन्वेंशन होती है, वहाँ पे भी हम लोग गए थे, जहाँ पे वो न्यूली क्वालिफाइड CS को बुलाते हैं। मैंने कैंपस का फॉर्म उससे पहले मतलब भर दिया। 38 जनवरी या 31 जनवरी आई थिंक लास्ट डेट थी कैंपस फॉर्म भरने की। तो कैंपस फॉर्म वहाँ पे मैंने भर दिया था उससे पहले ही, और शॉर्ट लिस्टिंग्स भी आ गई थी उससे पहले। तो मुझे 10 कंपनीज ने शॉर्ट लिस्ट किया था। तो क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे CA वाले उसमें कन्वेंशन में गई, ICA के कन्वेंशन में गई, वहाँ पे मैं जिन भी लोगों से मिल रही थी, कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मुझे मिले, तो जिन लोगों से मैं मिल रही थी उन लोगों को 5 या 6 कंपनीज ने सिलेक्ट किया हुआ था। एंड रैंकर्स की तो बात ही नहीं करते, नॉर्मल लोगों की बात करते हैं। तो वहाँ पे उनको 5-6 कंपनीज ने सिलेक्ट किया हुआ था, और मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया उसके बाद कि यार मुझे तो 10 कंपनीज मिली हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, कोई ना कोई कंपनी तो मुझे सिलेक्ट कर लेगी। एंड एयरटेल वॉज द बेस्ट कंपनी जिसने मुझे शॉर्टलिस्ट किया। सो एयरटेल का मतलब बेस्ट कंपनी इन द सेंस ऑफ पैकेज। बाकी सबका पैकेज इतना अच्छा नहीं था जितना एयरटेल दे रही थी। तो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि 10 कंपनीज हैं, अब एक तो मिल ही जाएगी कैंपस से। और मैंने EY में अपना रेजिग्नेशन डाल दिया 2 या 3 फेब को, कि 1 महीने का मेरा नोटिस पीरियड होगा। मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 31 मार्च को ख़त्म होने वाला था। तो मुझे ये था कि कैंपस हमारा 24-25 फेब को होगा, तो जैसे ही मुझे कोई कंपनी ले लेगी, आई वॉन्ट टू बी एक्टिवली अवेलेबल, कि मैं इमीडिएट ज्वाइनिंग कर लूँगी वहाँ पे। मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया EY में, बट स्टिल आई वांटेड कि EY भी मुझे परमानेंटली हायर कर ले, अगर मतलब एज अ बैकअप ऑप्शन। तो मैं EY में भी ट्राई कर रही थी अपनी मैनेजर से बात करने के लिए कि अगर मैं रेजिग्नेशन नहीं डालती हूँ देन व्हाट कैन यू डू फॉर मी। EY की मैनेजर थी ना, शी वॉज नॉट एट ऑल हेल्पफुल। मतलब वो तो बहुत ही मुझसे ना रूडली बात कर रही थी कि ठीक है भाई तुम्हें रेजिग्नेशन डालना डाल दो। मैंने मतलब अपनी सीनियर से पहले बात करी थी कि मुझे छोड़ना है EY, क्योंकि मेरे को दूसरी कंपनी में ऑब्वियसली जाना है। एंड मैंने पहले तो उनसे भी कंफर्म किया कि EY कितना ऑफर कर रही है CS को, एंड क्या क्या एज अ रोल क्या ऑफर होता है एंड ऑल दैट। सो आई गॉट टू नो कि अगर तुम GDS में ही रहते हो तो मार्च में अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, तुम्हें पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फुलफिल करने के बाद तुम्हारा फीडबैक वगैरह देखा जाएगा। तुमने जिन जिन लोगों के साथ काम किया वो फीडबैक देंगे, एंड वो देखने के बाद ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त हो जाएगा, तुम्हें परमानेंटली वो हायर करेंगे। सो आई मेड अप इन माई माइंड कि ठीक है GDS तो कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद मुझे अपने EY के एक फ्रेंड से ही पता चला दैट GDS से तुम EY इंडिया शिफ्ट कर सकते हो। और ये चीज़ मुझे मेरी मैनेजर ने नहीं बताई थी। मैंने ये मैनेजर से स्पेसिफिकली पूछा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। शी सेड दैट नो, यू कांट डू दैट, देयर इज़ नो पॉलिसी फॉर दैट। तो मुझे ये पता चला
देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द EY इंडिया पीपल, बिकॉज वो सेम ही उसका वो रहता है ना, लाइक दी यूज़र इंटरफेस या जो भी है टीम्स वगैरह पे तुम देख सकते हो EY इंडिया के लोगों को भी, और उनसे बात कर सकते हो, उनकी ईमेल आईडीज़ वगैरह मिल जाती हैं। तो HR को कांटेक्ट किया, EY इंडिया के HRs वगैरह को, एंड दे ऑफर मी इंटरनल ऑडिट इन EY इंडिया। तो वो तो मैंने मतलब एज एन ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज उस टाइम तक भी कोई ऑफर नहीं था, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आपकी हम मार्च में कोशिश करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो GDS से तो मैंने तब तक रिज़ाइन डाल दिया था, ताकि 2 या 3 फेब को डाल दिया था, 2-3 मार्च तक मैं फ्री हो जाऊंगी, और कैंपस में भी जो कंपनी लेगी 1 हफ्ते बाद वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द कैंपस एक्सपीरियंस, वहाँ पे कैंपस में मैंने 3 कंपनीज को सिलेक्ट किया, और 1 कंपनी मैंने छोड़ दी स्मॉल कैंपस के लिए, क्योंकि हम टोटल 4 ही कर सकते हैं। तो 3 को मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया, जो कि थी डेलॉयट, PwC और एयरटेल। तो PwC इंटरव्यू ही नहीं लिया, मतलब PwC की जो HR थी उसने बोला कि आपका CV जो है शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने इंटरव्यू स्केड्यूल ही नहीं किया मेरा। डेलॉयट ने जो मेरा इंटरव्यू लिया वो एक ऐसे रोल के लिए लिया जो कि टोटली एक न्यू रोल था, जिसके लिए उनको नई टीम बनानी पड़ती और काफ़ी ज़्यादा मतलब हायरिंग करनी पड़ती, कम्प्लीटली न्यू डिवीजन क्रिएट कर रहे थे वो एक, उसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो पहले उन्होंने एक ओरिएंटेशन कॉल करी इंटरव्यू से पहले, जैसे उन्होंने बताया कि हम एक न्यू डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 1 घंटे की ओरिएंटेशन कॉल थी। और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में भी जस्ट ये पूछा कि आप रिलोकेट कर लोगे एंड ऑल दैट। उनके मतलब पॉइंट ये था उनका कि जो हमारी नई डिवीजन है वो बहुत ही ट्रैवल ओरिएंटेड होगी, और वो रोल मतलब बहुत ट्रैवल ओरिएंटेड होगा। तो आपको 2-2, 3-3 महीने, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप चंडीगढ़ में काम करोगे 2-3 महीने, उसके बाद तुम्हें 1 हफ्ता मिलेगा कि तुम अपना होम सिटी जा सकते हो, ट्रैवल बैक कर सकते हो, 1 हफ्ता होम सिटी रहो, फिर वापस लोकेशन पे आ जाओ, फिर तुम 3-4 महीने आउट ऑफ स्ट्रेच कहीं और काम करोगे और अपनी होम सिटी चले जाओ। तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ रोल। स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इंटरव्यू तो मैंने उसका भी दिया, बट आई वॉज नॉट सिलेक्टेड इन डेलॉयट ऑल्सो। नाउ कमिंग टू दी एयरटेल इंटरव्यू, मैंने दिया साइकोमेट्रिक टेस्ट। उस साइकोमेट्रिक टेस्ट मेरा बहुत अच्छा हुआ था, उसमें मेरे आए 80%। बीच में एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने ना CA Monk की जो वो होती है ना क्लास, नॉट क्लास लाइक GIR वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट CA Monk ना एक सेशन अरेंज करते हैं जिसमें वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, या कैंपस प्रिपरेशन सेशन करते हैं 3-4 दिन का। तो उसमें मैंने चेक किया था कि कौन कौन सी कंपनी के लोग मेंटोर्स आ रहे हैं, जो कि तुम्हें कंपनी के बारे में बताएंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे कि उस कंपनी का इंटरव्यू कैसा होता है। सो आई चेक डेलॉयट के आ रहे हैं, PwC के आ रहे हैं, एयरटेल के आ रहे हैं। तो वो 500 रुपये का था। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, 500 रुपये में आई वुड बी श्योर कि एक कंपनी तो मुझे सिलेक्ट कर ही लेगी। नाउ उधर ना एयरटेल का भी बंदा आया था, ठीक है। तो वो एयरटेल के बंदे ने वैसे तो अच्छा गाइड किया कि एयरटेल में क्या क्या होता है, बट दे लेफ्ट देयर लिंक्डइन एंड फ़ोन नंबर्स एंड ऑल ऑल्सो। तो मैंने उस बंदे को ना पर्सनली फ़ोन नंबर से व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया उससे, एंड आई टोल्ड हिम कि मेरा इस दिन पे इंटरव्यू है और ये मेरे पैनल में है। एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि इन लोगों को तो मैं पर्सनली नहीं जानता, इफ़ देयर वॉज समवन जिनको मैं जानता होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो इंटरव्यू डे पे जब मेरा एयरटेल का इंटरव्यू हुआ, आई वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द इंटरव्यू। मेरा 10 बजे का स्लॉट था, और ICA के टाइमिंग्स के हिसाब से भी 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो मेरा 10 से 10:30 का स्लॉट था इंटरव्यू। लेकिन मेरा 20-25 मिनट्स का ही हुआ था बस। पैनल में 3 लोग थे, उसमें से 2 जो थे वो टीम के लोग थे और 1 HR थी। सो इंटरव्यू वेंट ग्रेट, ऑसम, रियली ग्रेट कॉन्वर्सेशन। कुछ भी उन्होंने टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी, बिकॉज आई थिंक वो साइकोमेट्रिक में टेस्ट हो गई थी टेक्निकल चीज़ें, तो उन्होंने इतना नहीं पूछा। दे जस्ट आस्क्ड मी अबाउट माई रेगुलर क्वेश्चंस अबाउट माई जर्नी एंड ऑल, कि मैंने क्या क्या काम किया है। बाकी HR काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ठीक है। तो वो तो बहुत ही मस्त मेरा इंटरव्यू हुआ, एंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि एयरटेल तो भाई ले लेगी मुझे, ठीक है। और मैं खुश भी थी कि भाई पैकेज भी अच्छा मिल रहा है, मोर देन दी मार्केट स्टैंडर्ड पैकेज था एयरटेल का, क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग एयरटेल रैंकर्स को हायर करती है, तो नॉन रैंकर्स को भी डिसेंट पैकेज दे रहे थे। और मैं बस शाम का वेट कर रही थी कि भाई एयरटेल आ जाए। रिफ्रेश कर रही हूँ मैं वेबसाइट को, एयरटेल कब रिफ्लेक्ट होगा मेरे पोर्टल पे और मैं उस पर टिक मारूं। शाम हो गई, तो मैंने 5-6 बजे के बाद थोड़ा ऐसे अनईजी सा फील होने लग गया कि यार अभी तक क्यों नहीं आया रिजल्ट। तो मैंने HR से कांटेक्ट किया।
HR ने पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाए, बहुत देर तक फ़ोन नहीं उठाए। HR जिनसे मैं कांटेक्ट कर रही हूँ उनको CA के बारे में पता ही नहीं है कि उनको आज देना है रिजल्ट। दे आर शॉक टू नो कि अच्छा आज ही देना है हमें इंटरव्यू का रिजल्ट। तो फिर मैंने बोला कि हाँ आपको आज ही देना है। देन जिस दिन इंटरव्यू था ना उस दिन फ्राइडे था, तो वो कहते कि हमारा ना आज रिजल्ट प्रिपेयर नहीं हुआ, आपको मंडे देंगे। तो मुझे लगा कि यार CA का रूल है कि सेम डे आना चाहिए कैंपस में, नहीं तो वो तो तुम्हारी ID बंद ऐसे हो जाती है ना, तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। बट स्टिल दे सेड कि नहीं हम आपको बाद में ही बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है मंडे बताएंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं। मंडे को जब HR को कॉल किया, दे सेड कि हमने आपके कॉलेज को ना आपका रिजल्ट फ्राइडे ही दे दिया था। सबसे पहले तो वो कॉलेज कर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि ICAI की बात हो रही है। तो बहुत क्लैरिफिकेशन दी उनको, तो उन्होंने बोला कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो हमने आपका रिजल्ट मंडे ही दे दिया था। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने उस बंदे से बात करी जो कि CA Monk में एज अ मेंटोर आया था। तो उससे मैंने बात करी एंड आई टोल्ड हिम कि मंडे हो गया आज एंड दे आर सेइंग कि फ्राइडे को ही आ गया था और मेरा नाम नहीं आया, तो दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। सो वही बात थी कि ही सेड कि यार मैं उनको जानता नहीं था, अगर मैं पैनल को जानता होता आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो जिस पैनल को मैं जानता था वो 2 से 5 वाले बैच में उन्होंने इंटरव्यू लिया एंड 10 से 2 वाला जो पैनल था उनको मैं नहीं जानता था। सो वन थिंग आई अंडरस्टूड वॉज दैट कि शायद से लाइक आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस, शायद से ऐसा हो सकता है दैट इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है बिफोर इवन टेकिंग द इंटरव्यूज़। ऐसे ही और भी लोगों ने हो सकता है 10 से 2 वाले पैनल को भी इन्फ्लुएंस किया हो, सो यू नेवर नो। तो एयरटेल तो नहीं हुआ मेरा। देन आई गॉट अ रियलिटी चेक। तब तक मार्च आ चुका था क्योंकि 24 फेब को मेरा एयरटेल इंटरव्यू हुआ था। तो वेट करते करते 28 फेब भी हो गई थी, उसके बाद मार्च शुरू हो गया था। तब तक मेरे हाथ में EY इंडिया की इंटरनल ऑडिट की जॉब थी। तो बट मैं आई थिंक जो पैकेज था उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, प्लस मुझे ऑडिट में नहीं जाना था बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं था ऑडिट में, टू बी ऑनेस्ट। नो ऑफेंस टू द पीपल हु आर इन ऑडिट, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था ऑडिट में जाने का। आई वॉन्टेड टू गो इन टू ट्रांसफर प्राइसिंग और M&A टैक्स। ये मतलब मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि अगर मैं बिग 4 में जा रही हूँ या तो तुम इंडस्ट्री जाओ जैसे एयरटेल थी, तो इट वॉज फाइन फॉर मी। बट अगर मैं बिग 4 जा रही हूँ आई ओनली वॉन्टेड टू गो इन टू TP और M&A। तो मैंने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मेल्स भेजने शुरू कर दिए लोगों को, कोल्ड ईमेलिंग करनी शुरू कर दी बहुत ज़्यादा। मतलब मैं पूरा दिन, क्योंकि मेरा GDS भी ख़त्म हो गया था 3 मार्च को, लिंक्डइन पे देखती थी लोगों को, लिंक्डइन पे मैसेजेस करती थी और मैसेजेस मेरे लिंक्डइन पे प्रोफाइल आनी बंद हो गई थी। मैंने लिंक्डइन प्रीमियम खरीदा और लोगों को मैसेज लिख के बहुत ज़्यादा और कोल्ड ईमेलिंग करी, मतलब रॉकेट रीड से ईमेल निकाल के उनको ईमेल्स वगैरह करा, बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिखे, कोल्ड ईमेल्स किए, बहुत कॉल्स करी। सो मेरा उसके बाद जाके कुछ इंटरव्यूज़ हुए फाइनली। KPMG में हुआ, PwC में हुआ, EY में भी, M&A में हुआ। EY से मुझे स्टैट ऑडिट भी आ रही थी बट वो तो मैंने मना ही कर दिया कि भाई नहीं आना, मुझे इंटरव्यू ही नहीं देना। तो EY का M&A का हुआ, मेरा KPMG M&A हुआ, PwC M&A हुआ एंड मेरा PwC में M&A और इंटरनल ऑडिट के लिए हुआ। बट PwC में इंटरनल ऑडिट के लिए जब हुआ था तो वो EY से भी कम पैकेज ऑफर कर रहे थे, तो मैंने उनको EY का अपना ऑफर लेटर भेजा तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। सो आई गेस वो ऑफर मैच भी नहीं कर रहे थे EY का। तो वो तो मतलब इंटरव्यू भी हुआ, पार्टनर राउंड भी हुआ, तो उसके बाद उसने जब बोला नेगोशिएशन की बात आई तो उसके बाद HR का कभी कॉल बैक ही नहीं आया। KPMG का मेरा जो इंटरव्यू हुआ उसमें फर्स्ट राउंड हुआ था मेरा। सेकेंड राउंड के लिए आई नेवर हर्ड बैक फ्रॉम दी HR। आई थिंक फिर मैंने कुछ लोगों से कनेक्ट किया था, उन्होंने बताया कि अब हायरिंग फ्रीज हो गई है। फर्स्ट राउंड लेने के बाद ही उन्होंने हायरिंग फ्रीज कर दी थी। और कौन सा EY और PwC का ना मेरा सेम टाइम पे हुआ था एंड उसी टाइम पे मेरी EY की इंटरनल ऑडिट में ज्वाइनिंग भी थी। तो इंटरनल ऑडिट के लिए तो मैंने रिफ्यूज़ ही कर दिया क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि EY या PwC में एक में तो मेरा M&A में हो ही जाएगा, दोनों में अगर M&A मिल रहे हैं तो वो दोनों मेरे सेम टाइम पे हुए एंड सेम डेट पे ही मेरा फाइनल पार्टनर राउंड था, EY का भी और PwC का भी। और मुझे रिजल्ट भी सेम डेट पे ही पता चला कि EY में भी मैं सिलेक्ट हो गई, PwC में भी मैं सिलेक्ट हो गई।
हार्डली 2 घंटे का फ़र्क होगा कि 4 बजे मुझे EY से कॉल आया और 6 बजे मुझे PwC से कॉल आया। तो आई सिलेक्टेड PwC उस टाइम पे, और मेरी ज्वाइनिंग PwC में अप्रैल में हो गई थी। ऑल्सो मैंने विप्रो में भी इंटरव्यू दिया था ड्यूरिंग मार्च अप्रैल का टाइम, और वहाँ पे मुझे फंड अकाउंटिंग का रोल ऑफर हो रहा था, बट विप्रो में वही पैकेज तो बहुत ही कम था उधर, लाइक दे वर ऑफरिंग 7.5 lakhs। वन मोर थिंग इज दैट कि बिग फोर में भी पैकेजेस बहुत डिफरेंट है। ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। मुझे लगा कि फ्रेशर CA है अगर एज एन एसोसिएट या कंसल्टेंट जो भी बोलते हैं, वो अगर फ्रेशर CA आ रहा है तो ऑल द लेवल सेम होगा, बट ऐसा नहीं है। ऑडिट में, टैक्स में, जिस भी तुम फील्ड में जा रहे हो उसमें सैलरी का डिफरेंस है। अगर तुम्हें इंटरनल ऑडिट के लिए फॉर एग्जांपल 1 लाख मिल रहा है तो टैक्स में भी तुम्हें 1.5 lakhs मिल जाएगा, और ऐसे डिफरेंस है फ्रेशर CA में भी। सो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, और ये मुझे बहुत बाद में पता चला था, क्योंकि मेरे को बहुत बाद में मैंने किसी से पूछा, अपने एक ऑडिट के दोस्त से, कि अच्छा तुम्हारा पैकेज कितना है, क्योंकि मुझे लगा कि PwC अगर ज़्यादा पैकेज दे रही है तो वो अक्रॉस ऑल द लेवल्स दे रही है, और EY जितना पैकेज दे रही है वो अक्रॉस ऑल द लेवल्स दे रही है, तो ऐसा नहीं है। ऑल्सो HR के पास जो है इतनी अथॉरिटी होती है कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा मतलब 50,000 1 लाख रुपए दे दे एज अ फ्रेशर, तो उतना अगर तुम्हारे पास अच्छा ऑफर है यू कैन नेगोशिएट। एंड EY में ये भी हुआ था दैट इवन द पार्टनर नेगोशिएटेड फॉर मी, तो उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करी था, डोंट गो टू PwC इन M&A, कम टू EY इन M&A। तो मैंने मतलब उनको थोड़ा पैकेज की बात जैसे करी थी, तो उन्होंने भी मेरे लिए नेगोशिएट किया HR से। सो ही सेड कि ठीक है हम करा देंगे। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट यार, कि अगर तुम्हें पता है कि तुम डिजर्विंग हो, यू ऑफर अगर तुम्हारे हैंड में है, दूसरा ऑफर है तुम्हारे हाथ में, तब तो डेफिनेटली बात करो और इंक्रीज भी करवाओ। तो दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी कि ऑफर रखो अपने हाथ में, ऑब्वियसली 1-2 ऑफर्स रखो और इंक्रीज हो जाएगा। पार्टनर्स भी हेल्प करते हैं, टॉक टू द पार्टनर ऑल्सो इफ दे आर फ्रेंडली इनफ। कुछ पार्टनर्स होते हैं जो इन चीज़ों में इंटरफेयर ही नहीं करते, कि भाई जितनी भी सैलरी है वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते, और बट ही वॉज अ फ्रेंडली पर्सन। एंड EY के जितने भी लोग हैं यार बहुत फ्रेंडली हैं। मैंने EY का जिसने M&A का इंटरव्यू भी लिया था, शी वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, शी वॉज सो हेल्पफुल। शी वॉज नॉट टेकिंग माई इंटरव्यू, शी वॉज लाइक अ टीचर टू मी, शी वॉज टीचिंग मी कि कैसे करते हैं भाई M&A में, क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो क्योंकि ऑब्वियसली इट वॉज न्यू फॉर मी, तो वो मुझे सिखा रही थी इंटरव्यू में। हमारा 1.5 आवर्स का इंटरव्यू चला था, आधे घंटे का इंटरव्यू 1.5 आवर्स तक चला, बट शी वॉज टीचिंग में लिटरली। जितने लोगों से मैं EY के लोगों से इंटरेक्ट किया है मैंने, और जितने लोगों से मैं मिली हूँ, दे आर रियली नाइस, रियली हेल्पफुल एंड फ्रेंडली पीपल। सो इफ़ यू ऑल्सो वर्क इन EY देन बिग थम्स अप। ऐसा कल्चर मैंने, मतलब कल्चर नहीं बट ऐसा नेचर जो EY के लोगों में है, ऐसा मैंने PwC के लोगों में इतना नहीं देखा कि इतने हेल्पफुल और इतने फ्रेंडली